दोस्तों ये स्टोरी का 42वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। वंशिका ने कहा, देखिए यह मेरी और आपकी आखिरी मुलाकात है। आप मुझसे कोई रिश्ता मत जोड़िए और मैं कोई आपकी होने वाली बीवी नहीं हूँ। होश में रहिए, मेरा और आपका कोई फ्यूचर नहीं है। वरदान ने थोड़ा सा वंशिका के करीब जाकर कहा, तुम्हें भविष्य देखना आता है? तुम भविष्य देख लेती हो। वरदान के थोड़े से करीब आने से वंशिका को तो थोड़ी सी घबराहट हो गई। वंशिका अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान में बोली, आप थोड़ा दूर रहकर भी बात कर सकते हैं। वरदान की बात सुनकर वंशिका को और ज्यादा घबराहट होने लगी, क्योंकि वह वरदान की आंखों में अपने लिए प्यार देख रही थी। वरदान और वंशिका कुछ सेकंड तक एक दूसरे की ही आंखों में देखते रहे और तभी शौर्य ने वरदान की पैंट पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, अंकल मुझे आइसक्रीम खानी है। मैंने बुआ से कहा था कि बुआ मुझे आइसक्रीम खानी है, तो बुआ ने कहा कि चलो आज अंकल हमें आइसक्रीम खिलाएंगे। शौर्य की इतनी प्यारी बातें सुनकर वरदान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वरदान ने अगले ही पल आइसक्रीम ऑर्डर कर दी। थोड़ी देर बाद एक वेटर आइसक्रीम लेकर उसके पास आ गया। तीनों ने मिलकर आइसक्रीम खाई। तीनों ही परफेक्ट फैमिली लग रहे थे। वरदान का मन हर पल वंशिका के साथ ही रहने को कहता था। करीब 2 घंटे साथ में बिताने के बाद वंशिका ने कहा, अब मुझे चलना चाहिए, भैया भाभी परेशान हो रहे होंगे। वरदान ने वंशिका का हाथ पकड़कर अपने गालों पर रखा और उसकी हथेली को चूम कर कहा, ठीक, तुम्हें इजाजत देने का मन नहीं है, जी चाहता है तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ। वंशिका फिर से वरदान की आंखों में अपने लिए प्यार देखने लगी। वंशिका को उस प्यार से डर लग रहा था, वरदान की जिद से डर लग रहा था, वरदान के ऐसे रिएक्शन से डर लग रहा था। फिर उसने अपना हाथ वरदान के गाल से हटाया और शौर्य को देखकर कहा, चलो शौर्य। शौर्य भी खड़ा हो गया और वंशिका का हाथ पकड़कर बोला, चलो बुआ जी। वंशिका और शौर्य रेस्टोरेंट से बाहर आ गए और तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश देखकर वंशिका शौर्य रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़े रहे और वरदान उन्हें रेस्टोरेंट के अंदर जेब में हाथ डालकर देख रहा था। वरदान बाहर आया और उसने पीछे से वंशिका के कान में धीरे से कहा, देखा, अब तो बारिश भी नहीं कहती कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। वंशिका पलटी और उसने नम आंखों से वरदान से कहा, प्लीज हमें घर छोड़ दीजिए, भैया भाभी घर पर आ गए होंगे, नौकरों से 10 सवाल पूछेंगे, उनके पास एक का भी जवाब नहीं होगा। वंशिका की आंखें नम देखकर वरदान पिघल गया और उसने अपने एक आदमी को इशारा किया और अगले ही पल वह आदमी रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी ले आया। वरदान ने उस आदमी से गाड़ी की चाबी ली और फिर वंशिका और शौर्य को गाड़ी में बैठाया। थोड़ी देर बाद वरदान ने गाड़ी हवेली के बाहर रोकी। बारिश रुक चुकी थी, शाम हो गई थी। वंशिका वरदान के साथ आगे बैठी थी और शौर्य पीछे। जैसे ही वंशिका उतरने को हुई, वरदान ने फ्रंट मिरर से देखकर शौर्य से कहा, शौर्य मुझे किस तो दे दो, उसके बाद चले जाना। वंशिका ने वरदान की बात तो सुन ली थी, लेकिन वरदान की तरफ देख नहीं रही थी और जल्दी से गाड़ी से उतर गई। शौर्य थोड़ा सा वरदान के करीब आया और उसके गाल को किस करके बोला, थैंक यू अंकल। वरदान ने भी बदले में शौर्य के सिर पर हाथ रखा और उसके गालों को चूम लिया। शौर्य ने फिर वरदान को बाय बोला। फिर शौर्य वंशिका हवेली के अंदर चले गए। फ्लैशबैक एंड। वरदान अभी बालकनी में खड़ा था। बारिश रुक गई थी, सिवाय आर्या को लेकर अंदर आ गया था। वरदान की आंखें फिर से लाल हो गई और उसने मन ही मन फिर कहा, कब मिलेगी मेरी वंशिका। अचानक ही वरदान का दिमाग खनका और वह सिवाय के पास चला गया। सिवाय उस वक्त टॉवल से आर्या का सिर साफ कर रहा था। आर्या को छींक आ रही थी। सिवाय ने कहा, मुझे लग ही रहा था तुम बारिश में नहाओगी और तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन क्या करता, मैं अपनी जिंदगी का हर पल तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। सिवाय की बात सुनकर आर्या तो बस मीठा मीठा मुस्कुरा रही थी और सिवाय बहुत अच्छे से आर्या के सिर को टॉवल से साफ कर रहा था। और तभी उसकी नज़र वरदान पर पड़ी, जो दरवाजे पर खड़ा होकर उन दोनों को देख रहा था। वरदान उन दोनों को देखकर मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि सिवाय आर्या का बहुत ख्याल रखता था।
और हर बाप को ऐसे ही जमाई चाहिए जो उसकी बेटी का ऐसे ही ख्याल रखे। शिवाय ने वरदान को देखकर कहा, अरे ससुर जी आप आइए ना। वरदान अंदर आ गया। आर्या ने शिवाय के हाथ से टॉवल लिया और खुद अपना सिर पोंछने लगी। वरदान ने आर्या के सर पर हाथ रख दिया। आर्या के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वरदान ने इशारों में शिवाय से कुछ कहा और शिवाय ने आर्या से कहा कि जाकर नहा लो, फिर डिनर करते हैं। आर्या ने किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह हाँ में गर्दन हिलाई और वॉशरूम में चली गई। शिवाय ने कहा, ससुर जी आज मेरी याद कैसे आ गई। वरदान बालकनी में चला गया। वरदान के पीछे पीछे शिवाय भी चला गया। वरदान ने एक गहरी सांस लेकर कहा, शिवाय तुम्हारी नहीं वंशिका की याद आ रही है। तुमने मुझसे कहा था अगर मैं तुमसे मदद मांग लूंगा तो तुम वंशिका को ढूंढने में मेरी मदद करोगे। शिवाय वरदान की हालत समझ रहा था। शिवाय ने चुटकी लेते हुए कहा, क्या बात है, आप मुझसे मदद मांगने आए हैं। द ग्रेट वरदान सिंह रजावत, जो किसी के सामने कभी झुकता नहीं, वह मेरे सामने झुक रहा है। वरदान इस वक्त पूरे तरीके से टूट चुका था और वह जानता था शिवाय के अलावा उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वंशिका के बारे में जितना वरदान नहीं जानता था उससे ज्यादा शिवाय जानता था। वरदान का गला भर रहा था, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वरदान को वंशिका की याद उतनी ही ज्यादा आ रही थी। अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल करके कहा, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूं। शिवाय ने कुछ नहीं कहा, बस एक मीठी सी मुस्कान के साथ वरदान को देखने लगा। वरदान को लगा शायद शिवाय यही चाहता है कि मैं उसके सामने हाथ जोड़ूं। आज वरदान पहली बार शिवाय के सामने हाथ जोड़ने के लिए भी तैयार हो गया, क्योंकि उसे वंशिका चाहिए थी और वह जानता था कि शिवाय के अलावा वंशिका को कोई नहीं ला सकता। वरदान ने अपने एटीट्यूड को साइड में रखा और अपने दोनों हाथ जैसे ही उठाए, अचानक ही शिवाय ने वरदान को गले लगा लिया और अपनी पकड़ बहुत कस कर मजबूत कर ली। फिर बोला, पापा आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सामने हाथ जोड़े। मैं तो बस मस्ती कर रहा था, क्या करूँ, मेरा नेचर ही ऐसा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपके दिल की हालत समझता नहीं हूँ। समझता हूँ पापा, आर्या मुझसे दूर हो जाएगी, इस ख्वाब से भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने तो 18 साल मम्मी के बिना गुजार दिए, समझ सकता हूँ कि इस वक्त आप पर क्या बीत रही है। वरदान ने कुछ नहीं कहा। वरदान की आंखों से एक आंसू निकल गया। चाहे वरदान कितना भी मजबूत था, कितना भी स्ट्रांग था, लेकिन था तो इंसान ही। सहारे की जरूरत तो उसे भी थी, एक सपोर्ट की जरूरत तो उसे भी थी, और उसने अब सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका दामाद उसका सपोर्टर बनेगा। वरदान ने भी शिवाय पर अपनी बांह कस दी। वरदान ने भरे गले से कहा, शिवाय मुझे वंशिका के पास जाना है, एक और दिन मैं उसके बिना नहीं रह सकता। शिवाय वरदान से दूर हुआ और वरदान के हाथों को पकड़कर बोला, ससुर जी कल तैयार रहना, मैं आपको मम्मी से मिलवा दूंगा। यह सुनकर वरदान की तो आंखें लगभग बाहर ही आ गई। वरदान ने कहा, क्या कह रहे हो तुम जानते हो वंशिका कहाँ है? क्या तुम वंशिका से मिले हो? कैसी है वह, ठीक तो है ना? उस रणविजय सिंह ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? शिवाय ने कहा, आप गुठली क्यों गिनते हैं, आम खाइए ना, बस कल आप तैयार रहना, मैं आपको मम्मी से मिलवा दूंगा और शायद आप अब उन्हें अपने साथ घर ही ले आएंगे। वरदान ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा, देखो सिवाय मैं अब एक रात और इंतजार नहीं कर सकता। हम अभी वंशिका के पास जाएंगे, प्लीज तुम चलो। वरदान ने शिवाय की बाजू पकड़ी और उसे बालकनी से खींचकर कमरे में ले आया। शिवाय ने अपना हाथ वरदान के हाथों से छुड़वा कर कहा, ससुर जी समझने की कोशिश कीजिए, हम कल चलेंगे, आज नहीं, अब बहुत रात हो गई है, टाइम देखो 12 बज रहे हैं। वरदान ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे। वरदान के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वरदान ने कहा, लेकिन यह 6 घंटे कैसे गुजरेंगे? शिवाय ने कहा, 6 नहीं 8 घंटे, 8 घंटे बाद हम वंशिका मम्मी से मिलेंगे। फिलहाल मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ, वह बिल्कुल ठीक हैं, मैं उनसे आपको मिलवा दूंगा। अब आप जाइए और अपने कमरे में रेस्ट कीजिए, क्योंकि जब आप मम्मी से मिलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप सो पाएंगे, इसीलिए अपने शरीर को आराम दीजिए, जाइए अपने कमरे में। शिवाय ने वरदान को हल्का सा खुश करते हुए उसके कमरे में ले आया
और फिर उन्हें बेड पर लेटा दिया। शिवाय ने वरदान के शूज रिमूव करने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, वरदान ने शिवाय को रोकते हुए कहा, प्लीज शिवाय, यह सब मत करो, मुझे एक अवार्ड लग रहा है। माना मैं थोड़ा सा शरारती बच्चा हूँ, लेकिन हूँ संस्कारी। आप लेट जाइए। वरदान लेट गया। शिवाय ने वरदान के जूते निकाल दिए और फिर उन्हें ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा, सो जाइए ससुर जी, कल आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। शिवाय कमरे से जाने लगा तो वरदान ने कहा, शिवाय मुझे नींद कहाँ आएगी। शिवाय पलटा और वरदान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तो ससुर जी फिर से मम्मी की यादों में चले जाइए। वहीं दृष्टि सो रही थी और दिव्यांश अपने बच्चे को गोदी में लेकर घूम रहा था। दिव्यांश भी पूरा दिन ऑफिस में काम करके थक गया था, लेकिन जब भी वह अपने देव को देखता था तो उसकी सारी थकावट दूर हो जाती थी। रात का 1 बज गया। दृष्टि तो आराम से सो रही थी, लेकिन दिव्यांश वह अभी देव को गोद में लेकर बैठा हुआ था। अब दिव्यांश को भी नींद आ रही थी। अचानक ही देव रोने लगा। दिव्यांश फिर से खड़ा होकर देव को गोदी में हिलाता हुआ इधर उधर चक्कर लगाने लगा, लेकिन इस बार देव चुप नहीं हुआ। दिव्यांश समझ गया कि देव को भूख लगी हुई है। दिव्यांश दृष्टि को जगाना तो नहीं चाहता था, लेकिन देव की भूख शांत करना भी जरूरी था। इसलिए उसने दृष्टि को हाथ लगाकर जगाते हुए कहा कि शिकंजी उठो, इसे वह चाहिए। दृष्टि उठ गई। धीरे धीरे उसने बेड शीट टेक लगा ली और फिर बोली, क्या चाहिए। दिव्यांश ने कहा, शिकंजी, या रो रहा है, तुम इसे वह दोगी तो वह चुप हो जाएगा। दृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि दिव्यांश क्या कहना चाहता है। फिर उसने देव को गोद में ले लिया और हल्का सा हिलाने लगी, लेकिन देव चुप नहीं हुआ। दिव्यांश ने कहा, अरे ऐसे हिलाने से चुप नहीं होगा, इसे वह चाहिए जो हर बच्चे को चाहिए होता है। अब दृष्टि इरिटेट हो गई। दृष्टि ने कहा, क्या चाहिए, ढंग से बताइए ना। दिव्यांश ने थोड़ा सा शर्मा कर अपने बालों में हाथ मारकर कहा, इसे दूध चाहिए। यह सुनकर दृष्टि की हंसी कंट्रोल नहीं हुई और वह जोर जोर से हंसने लगी। दिव्यांश ने शर्माकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। दृष्टि बहुत ज्यादा हंस रही थी और दिव्यांश बहुत ज्यादा शर्म फील कर रहा था। थोड़ी देर बाद दिव्यांश ने कहा, बस करो शिकंजी, कितना मजाक बनाओगी। दृष्टि ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने बच्चे को फीड कराने लगी। थोड़ी देर बाद बेबी सो गया। दृष्टि ने कहा, मिस्टर रघुवंशी, लेकिन दिव्यांश ने रिप्लाई नहीं किया। दृष्टि ने फिर कहा, मिस्टर रघुवंशी। इस बार भी कोई रिप्लाई नहीं आया। दृष्टि ने अंदाज में हाथ लगा कर देखा तो उसका हाथ दिव्यांश के चेहरे पर लगा। दिव्यांश सो चुका था। दृष्टि ने अंदाजे से देव को अपने बराबर में लिटाया और फिर दिव्यांश, जो कि दृष्टि के पास ही सो गया था, उसे ब्लैंकेट से कवर किया और फिर झुककर दिव्यांश के माथे को चूम लिया। फिर खुद से ही बोली, मिस्टर रघुवंशी पूरा दिन ऑफिस में काम करते हैं और फिर यहाँ आकर 1-2 तक बच्चे को भी संभालते हैं। सच में अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। दृष्टि भी धीरे धीरे लेट गई और नींद के आगोश में चली गई। सुबह के 4 बज गए थे। वरदान की आंखों में नींद नहीं थी। उसे आज वंशिका से मिलना था, इसलिए उसे नींद ही नहीं आई। वरदान अपने कमरे में चक्कर लगा रहा था। वहीं दूसरी तरफ सोया तो शिवाय भी नहीं था। शिवाय भी बालकनी में खड़ा हुआ था। शिवाय को देखकर लग रहा था जैसे वह जानबूझकर नहीं सोया और तभी शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय ने फोन पिक करके कहा, आ रहे हैं। शिवाय कमरे में वापस आया। उसने देखा आर्या सो रही है। शिवाय ने आर्या का माथा चूमा, उसे ब्लैंकेट से ठीक से कवर किया और फिर कमरे से निकल गया। शिवाय सीधा वरदान के कमरे में गया। वरदान के कमरे का गेट खुला हुआ था। शिवाय कमरे के अंदर आया तो वरदान बालकनी में खड़ा था। शिवाय ने कहा, ससुर जी, कहा तो था सो जाओ, सोए नहीं। वरदान ने शिवाय की आवाज सुनी तो पलट कर देखा और बोला, मैंने भी तो कहा था आज रात नींद नहीं आएगी। शिवाय ने कहा, तो चलो मम्मी को लेने चलते हैं। यह सुनकर वरदान की आंखें खुल गई। वरदान ने कहा, लेकिन तुमने तो कहा था सुबह जाएं। शिवाय ने अपने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, हिंदू धर्म के अनुसार सुबह हो चुकी है ससुर जी, अब चलो। वरदान तो पहले ही एक्साइटेड था। वरदान ने जल्दी से अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड की और शिवाय के सामने आकर बोला, कहाँ चलना है। शिवाय ने एटीट्यूड के साथ कहा, मैं जानता हूँ आप किसी टाइम में माफिया किंग रह चुके हैं, तो आपके पास कुछ हथियार भी होंगे। आज थोड़े से पटाखे फोड़ने हैं तो मुझे एक राइफल दीजिए और खुद भी एक बंदूक ले लीजिए। वरदान समझ गया कि वंशिका को पाने के लिए थोड़ी सी दिवाली मनानी पड़ेगी। वरदान ने कहा, चलो मेरे साथ।
वरदान अपने विला के गोदाम में शिवाय को ले गया। एक बंद कमरा जिसे वरदान ने अपने फिंगरप्रिंट से खोल दिया। अंदर जाकर शिवाय और वरदान ने देखा तो वहां एक से एक हथियार थे। शिवाय ने उस कमरे को देखकर कंधे उचकाते हुए कहा, ससुर जी, जितना सोचा था उससे ज्यादा खतरनाक हो। वरदान ने कहा, यह तो तुमने मेरी बस एक झलक देखी है। शिवाय ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, हाँ, बाकी झलक तो आपने मम्मी के लिए छोड़ दी थी। वरदान ने उन सारे वेपन से एक राइफल उठाई, एक मशीन गन उठाई, 2-4 बंदूक उठाई और शिवाय के सामने एक टेबल पर रखते हुए कहा, जो चाहिए ले लो, लेकिन मुझे वंशिका आज ही चाहिए। शिवाय ने एक राइफल उठाकर कहा, हाँ ससुर जी, आपको सासू माँ आज ही मिलेंगी, लेकिन यह चलती तो है ना। इस पर वरदान ने कहा, यह गलती से भी चल गई तो एक साथ 2 जान ले लेगी, इसलिए इसे थोड़ा संभाल कर चलाना। वरदान अगला सवाल किया, कितने लोग चाहिए? शिवाय ने कहा, 2 और चाहिए। वरदान ने बोला, ठीक है, मैं 2 बॉडीगार्ड को ले लेता हूँ। शिवाय ने एक और राइफल उठाकर कहा, नहीं ससुर जी, हमारे साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं चलेगा, दिव्यांश और सौर चलेंगे। इस मामले में किसी पर यकीन नहीं कर सकते। वरदान ने हाँ में गर्दन हिला दी। दोनों ही कुछ हथियार लेकर उस कमरे से निकल आए। वरदान सीधे सौर्य के पास गया और शिवाय, दिव्यांश और दृष्टि के कमरे में। शिवाय अचानक से उनके कमरे में जाना नहीं चाहता था, लेकिन वह इतना जानता था कि वह दोनों किसी सिचुएशन में नहीं होंगे, क्योंकि दृष्टि की अभी अभी डिलीवरी हुई थी और दिव्यांश तो बहुत ज्यादा समझदार है। शिवाय ने दृष्टि के कमरे में जाकर देखा तो दृष्टि का एक हाथ अपने छोटे बच्चे के ऊपर था और दूसरे हाथ से उसने दिव्यांश का सीधा हाथ पकड़ा हुआ था। तीनों ही सो रहे थे। शिवाय ने तीनों को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह दिव्यांश को अपने साथ ले जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी थी कि वह किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था। इसलिए उसने दिव्यांश को धीरे से जगाते हुए कहा, दिव्यांश, दिव्यांश, अर्जेंट है। शिवाय दिव्यांश के पैर को हिलाकर जगा रहा था। दिव्यांश ने लात मारी और शिवाय के हाथ पर जाकर लगी। शिवाय ने भी मुक्का बनाया और दिव्यांश के पैर पर मार रहा था। दिव्यांश की आंख खुल गई। उसने सिचुएशन को समझते हुए धीरे से दांत पीसकर कहा, क्या हो गया जो तू यहाँ आ गया? शिवाय, देख, मेरा खून मत पी, जा यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। शिवाय ने भी दांत पीसते हुए कहा, चुपचाप उठकर बाहर चल, मैं भाभी को नहीं उठाना चाहता, वरना यह भी उठ जाएंगी। बाहर चलकर बात करते हैं। दिव्यांश इस वक्त नींद में था। दिव्यांश ने कहा, जितनी भी अर्जेंट बात है सुबह करेंगे, अभी मुझे सोने दे। दिव्यांश फिर से सो गया। शिवाय ने दांत पीसते हुए कहा, तू बाहर चल रहा है या मैं खींच कर ले जाऊं? दिव्यांश ने बिस्तर पर आलस से उठते हुए कहा, चल मर, बाहर देखता हूँ क्या अर्जेंट काम है जो अभी करना है। अगले ही पल दिव्यांश, सौर्य, वरदान और शिवाय चारों ही सौर्य के कमरे में खड़े थे। सौर्य तो अभी जम्हाई पर जम्हाई ले रहा था। शिवाय ने सौर्य के हाथ में गन पकड़ाते हुए कहा, आंख खोल और चल। नींद तो दिव्यांश को आ रही थी। दिव्यांश ने भी अपना सिर खुजाते हुए कहा, यार, अभी सोया था 2 घंटे पहले। शिवाय ने एक राइफल दिव्यांश के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, पकड़, तुझे चलानी आती है ना? चल, सासू माँ को लेकर आते हैं। चारों ही करीब 4:30 बजे तक रजावत हाउस से एक गाड़ी में बैठकर निकल गए। करीब 1 घंटा ड्राइव करने के बाद शिवाय ने गाड़ी राजपूत हवेली की बैक साइड में जाकर रोकी। शौर्य ने पूछा, हम राजपूत हवेली क्यों आए हैं? शिवाय ने शौर्य की बातों का जवाब देते हुए कहा, यह राजपूत हवेली नहीं, तेरी हवेली है और एक ना एक दिन यह हवेली मैं तुझे दिला कर रहूंगा। यह शिवाय, रघुवंशी का वादा है तुझसे। शौर्य ने कहा, नहीं शिवाय, मुझे कोई खून खराबा नहीं चाहिए और ना ही यह हवेली चाहिए। मेरी दोनों बहनें खुश रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी बुआ मेरे पास आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शिवाय ने कहा, तो तू उस रणविजय सिंह को माफ कर देना चाहता है? शौर्य बोला, हाँ यार, बस मेरी फैमिली खुश रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस पर दिव्यांश ने गुस्से में कहा, तू पागल हो गया है क्या? रणविजय सिंह को माफ कर रहा है जिसने तेरी बुआ को कैद करके रखा है? उस रणविजय सिंह को माफ कर रहा है जिसकी वजह से दृष्टि की ऐसी हालत हो गई? उस रणविजय सिंह को माफ कर रहा है जिसकी वजह से आर्या बोलती नहीं है? दिव्यांश गुस्से में गाड़ी से उतरा और बोला, तू माफ कर सकता है लेकिन मैं नहीं। शिवाय भी गाड़ी से उतरकर बोला, मैं भी माफ नहीं करूंगा। वरदान भी गाड़ी से उतरकर बोला, मैं तो जान से ही मार दूंगा। शौर्य ने गहरी सांस लेकर कहा, इसीलिए तो मैंने माफ कर दिया, क्योंकि तुम सब तो उसे मार ही दोगे। चारों ही हवेली की बैक साइड खड़े थे और चारों के हाथ में हथियार थे। शौर्य ने कहा, यार, मैंने पूरी हवेली छान मारी,
मेरी बुआ यहाँ नहीं है। शिवाय ने कहा, जानता हूँ सासू माँ यहाँ नहीं है, लेकिन सासू माँ तक पहुँचने का रास्ता तो यहीं से है। वरदान को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शिवाय ने फिर सौर्य से कहा, तूने कभी अपनी हवेली के बेसमेंट में जाकर देखा? सौर्य बोला, कई बार देखा यार, वह वहां नहीं है। शिवाय ने कहा, चल तू आज हमें लेकर चल। राजपूत हवेली बहुत बड़ी थी। सौर्य को राजपूत हवेली का चप्पा चप्पा पता था। सौर्य वरदान, दिव्यांश और शिवाय को लेकर हवेली के बेसमेंट में ले आया। बेसमेंट में थोड़ा अंधेरा था और कुछ कमरे बने हुए थे। शिवाय ने कहा, इन कमरों में से किसी एक कमरे में रास्ता है जो सीधा जंगल की तरफ जाता है। करीब 3 या 4 किलोमीटर लंबा, हमें वह रास्ता ढूंढना है। सब उन कमरों में जाकर रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन वहां कोई रास्ता नहीं मिला। करीब 1 घंटा ढूंढने के बाद भी कोई रास्ता नजर नहीं आया। इस पर वरदान ने कहा, शिवाय तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि यहाँ कोई रास्ता है? इस पर शिवाय ने कहा, क्योंकि मेरे 2 बॉडीगार्ड यहाँ जॉब करते हैं। फाइनली चारों ने एक बार फिर से उन कमरों में वो रास्ता ढूंढने की कोशिश की और इस बार एक कमरे में उन्हें एक कालीन के नीचे एक रास्ता मिल गया। उस रास्ते से नीचे उतरने लगे। चारों ही एक ऐसे रास्ते में पहुंच गए जिसे देखकर लगता था कि यह एक गुफा है, या तो वह एक ऐसा रास्ता था जिसके बारे में सौर्य को नहीं पता था, या वह एक ऐसा रास्ता था जिसे रणविजय सिंह ने खुद बनवाया था। उस गुफा से होते हुए चारों एक जंगल में आ गए। उस जंगल में आकर चारों ने देखा तो सूरज देवता ने भी अब दर्शन दे दिए थे। कुछ दूर और चलने पर उन्हें एक खंडहर सा नजर आया। उस खंडहर के बाहर बहुत सारे आदमी पहरा दे रहे थे। उस खंडहर को देखकर शिवाय ने कहा, ससुर जी, सासू माँ को रणविजय सिंह राणा ने यहाँ रखा है। वरदान ने कहा, लेकिन वंशिका के ऊपर इतनी कड़ी निगरानी क्यों रखी हुई है? इस पर शिवाय ने कहा, सासू माँ पर निगरानी नहीं रखी, बल्कि रणविजय सिंह राणा यहाँ ड्रग्स की स्मगलिंग करता है और अपना माल यहीं छुपाता है, इसीलिए यह इतने सारे आदमी खड़े हैं और अभी इन आदमियों में से कोई नहीं बचेगा। यह सुनते ही दिव्यांश ने कहा, पर किसी को मार नहीं सकते, चाचू को पता चल गया तो बेकार हमारा सर फोड़ेंगे। सौर्य ने भी दिव्यांश की बातों को एग्री देते हुए कहा। दिव्यांश बिल्कुल ठीक कह रहा था, किसी को जान से नहीं मारेंगे, आखिर इनकी भी तो फैमिली है। शिवाय तो हैरानी से सौर्य और दिव्यांश को देख रहा था और फिर वह भौं चढ़ाकर बोला, तुम दोनों भगवा क्यों नहीं धारण कर लेते? इस पर दिव्यांश ने शिवाय के सर पर मार कर कहा, चाचू को पता चल गया ना तो तुझे जरूर भगवा धारण करवा देंगे। जो तू अंदर ही अंदर इतनी प्लानिंग करता रहता है और चाचू को कुछ बताता नहीं। शिवाय ने अपने सिर को रगड़ते हुए कहा, देख दिव्यांश, चाचू के नाम से डरा मत, और मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, सासू माँ को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ रूही और राजवीर सो रहे थे। रूही किसी बच्चे की तरह ही राजवीर से चिपक कर सो रही थी। राजवीर भी बेसुध होकर रूही को बाहों में भरकर सो रहा था। कल रात राजवीर को रूही ने नहीं छोड़ा, इसलिए मजबूरी में राजवीर को उसके पास सोना पड़ा। थोड़ी देर बाद रूही की आंख खुल गई। रूही की आंख खुली तो रूही की आंखों के सामने राजवीर का चेहरा था। राजवीर। रूही कुछ देर तक राजवीर को ही देखती रही। सच में राजवीर बहुत हैंडसम लग रहा था और अच्छाई में तो हर्षवर्धन को टक्कर देता था। रूही को कुछ सेकंड में ही कल रात की सारी बातें याद आ गई। उसे वह सारी बातें याद आ गई जो राजवीर ने उसे गले लगाकर कही थी। रूही के चेहरे पर अचानक एक मुस्कुराहट आ गई। रूही को पार्किंग की बातें भी याद आ गई जब वह बुलेट के आगे पीछे घूम रही थी, और फिर अगले ही पल रूही उदास भी हो गई क्योंकि उसे अभय की बातें भी याद आ गई और अभय ने जो उसके नाम का टैटू अपने हाथ पर दिखाया था, वह टैटू रूही के दिमाग में हलचल मचा रहा था। रूही राजवीर से थोड़ा सा दूर हुई तो राजवीर की आंखें भी खुल गई। कुछ देर तक रूही राजवीर एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। इसमें दो राय नहीं थी कि राजवीर रूही को पसंद करने लगा था, लेकिन उसने कभी भी रूही के साथ अपना फ्यूचर नहीं देखा था क्योंकि वह जानता था रूही और उसका कोई मैच नहीं है। अचानक ही रूही ने अपनी पलकें झुका ली और बेड से उठकर वॉशरूम में चली गई। राजवीर भी उठकर कमरे में आ गया और वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। राजवीर के दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। राजवीर ना ही रूही के नजदीक जाने के लिए खुद को तैयार कर पा रहा था और ना ही उसे छोड़ने का मन बना पा रहा था। इस वक्त रूही जितना खुद से लड़ रही थी, उससे ज्यादा तो राजवीर खुद से लड़ रहा था। थोड़ी देर बाद राजवीर खुद से लड़ झगड़ कर फ्रेश होकर बाहर आ गया और फिर किचन में जाकर अपने और रूही के लिए नाश्ता बनाने लगा।
थोड़ी देर बाद रूही भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। राजवीर रूही के लिए नाश्ता सर्व कर दिया। रूही और राजवीर दोनों ही रोज की तरह चुपचाप खाना खाने लगे। रूही में जितना बचपना था, राजवीर में उतनी ही मैच्योरिटी थी। रूही खाना तो खा रही थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। रूही पूरी तरह से कंफ्यूज थी। उसके दिमाग में अब भी कहीं ना कहीं अभय बैठा हुआ था, इसलिए उसे अभय की बात सही लग रही थी। रूही जिस तरीके से खाना खा रही थी, राजवीर को समझते देर नहीं लगी कि रूही के दिमाग में कुछ चल रहा है। राजवीर ने अपना नाश्ता करते हुए कहा, रूही कुछ कहना है तो कह दो, दिल में मत रखो। रूही ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कहा, राजवीर मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम जानते हो मेरा तुम्हारा कोई मैच नहीं। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। मैं चाचू के खिलाफ भी नहीं जाना चाहती। मुझे अपनी फैमिली भी चाहिए और तुमसे आज़ादी भी। यह सुनते ही राजवीर ने रूही की तरफ देखा और रूही राजवीर की नज़र में आई। रूही ने अपनी बात को सही करते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब है मैं इस रिश्ते से आज़ादी चाहती हूँ, मुझे डाइवोर्स चाहिए। ठीक है, राजवीर ने बस इतना ही कहा। राजवीर के इस एक शब्द ने रूही के दिल में हलचल मचा दी। रूही मन ही मन सोच रही थी कि राजवीर ने उससे सवाल क्यों नहीं किया। राजवीर ने उससे पूछा क्यों नहीं कि वह डाइवोर्स क्यों चाहती है। राजवीर चेयर से खड़ा होकर बोला, मैं शाम को अपना और तुम्हारा डाइवोर्स पेपर बना कर ले आऊंगा। राजवीर बाहर की तरफ जाने लगा तो रूही भी अपनी चेयर से खड़ी होकर बोली, लेकिन मुझे तुम्हारी सपोर्ट भी चाहिए। मैं चाहती हूँ तुम चाचू को समझाओ कि मेरा और तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं। मुझे मेरी फैमिली भी चाहिए। रूही के डिसीजन से कहीं ना कहीं राजवीर दुखी था, लेकिन उसने दुख अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। राजवीर ने बिना पलटे कहा, मैं चाचू को समझा लूंगा, लेकिन तुम इस घर को छोड़ने में जल्दबाजी मत करना। मैं आज पेपर बनवा लूंगा और फिर मौका देखकर चाचू से बात भी कर लूंगा। उसके बाद तुम चाहो तो इस घर को छोड़कर जा सकती हो। अचानक ही रूही के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने पीछे से जाकर राजवीर को गले लगा लिया और फिर एक्साइटेड होकर कहा, थैंक यू राजवीर, थैंक यू वेरी मच। मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं इस रिश्ते को नहीं निभा सकती। मैं तुम्हारे लिए नहीं बनी हूँ। यह पहली बार था जब रूही राजवीर के गले लगी हुई थी। राजवीर के तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि रूही अगर उसके नजदीक आएगी तो उसे ऐसे आएगी। राजवीर ने अपने सीने से रूही के हाथ हटाकर कहा, ठीक है, मुझे लेट हो रही है। राजवीर घर के बाहर आया। इस वक्त राजवीर का चेहरा बहुत उदास था। राजवीर अपनी बुलेट के पास गया और उसने बुलेट स्टार्ट कर दी, लेकिन राजवीर का ध्यान बार बार रूही के गले लगने पर जा रहा था। थोड़ी देर बाद राजवीर ने बुलेट रघुवंशी इंडस्ट्रीज के बाहर रोक दी। वहीं दूसरी तरफ सिवाय दिव्यांश, शौर्य और वरदान चारों ही उस खंडहर के अंदर आ गए थे। शौर्य को बंदूक चलाना नहीं आता था, लेकिन फिर भी वह बंदूक पकड़े उनके साथ साथ चल रहा था। चारों छुपते छुपाते जा रहे थे। जो भी रास्ते में आता उसकी गर्दन पर वार करके उसे बेहोश कर देते हैं। तभी अचानक से एक बुलेट दिव्यांश की बाजू से गुजर कर सामने दीवार पर लगी। या देखते ही चारों नीचे हो गए और देखते ही देखते फायरिंग शुरू हो गई। चारों ने ही वहां मौजूद कितने ही बाउंसर को गोली मार दी थी। कितने ही बाउंसर जमीन पर पड़े थे और कितने ही बाउंसर अभी उन चारों से लड़ रहे थे। सिवाय वरदान को देखकर कहा, ससुर जी यहाँ हम संभाल लेंगे, यहाँ से सीधा जाइए और लेफ्ट कमरे में एक बड़ा सा कमरा होगा और उस कमरे में बहुत सारे सेल बने हुए हैं। उन्हीं एक में सासू माँ मिलेंगी, जाइए यहाँ से। दूसरी साइड से बुलेट लगातार चल रही थी और वह सब दीवार के पिलर के पीछे छुप कर फायरिंग कर रहे थे। सिवाय दीवार के एक साइड था, उसके बिल्कुल सामने शौर्य और दिव्यांश थे। दिव्यांश थोड़ा सा आगे आया तो सिवाय ने उसे आंख दिखाकर दांत पीसते हुए कहा, अगर तुझे खरोंच भी आई ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। बी केयरफुल। दिव्यांश ने भी कहा, तेरा फिक्र करना भी ऐसा लगता है जैसे धमकी दे रहा हो। सिवाय ने कहा, हाँ धमकी ही दे रहा हूँ। तभी शौर्य थोड़ा सा आगे आया और उसने एक बाउंसर को गोली मार दी। गोली सीधा बाउंसर के हाथ पर लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। शौर्य की हार्ट बीट तेज हो गई। शौर्य ने दिव्यांश से कहा, दिव्यांश मर तो नहीं गया होगा? वह दिव्यांश बोला, नहीं, हाथ पर गोली लगने से नहीं मरते हैं। हाँ, लेकिन अगर टाइम से हॉस्पिटल नहीं गया तो डेफिनेटली मर जाएगा। शौर्य ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, यार तो इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। यह सुनते ही सिवाय ने तो अपना सिर पीट लिया और बोला, मेरा मन करता है तुझे गुरुकुल छोड़ आता हूँ, फिर वहां सफेद धोती पहनकर
हवन कुंड में स्वाहा स्वाहा करता रहियो। अबे जिन्हें तू मार रहा है वह कहीं के पंडित नहीं है, जिन्हें मार कर हमें पाप चढ़ेगा। जिन्हें तू मार रहा है वह सब ड्रग स्मगलिंग करते हैं, कितने ही युवकों की जिंदगी खराब कर देते हैं, समझ ले, या हम इन्हें मार कर पुण्य कमा रहे हैं। दिव्यांश तभी थोड़ा सा आगे आया और उसने भी एक आदमी को शूट करते हुए कहा, या तो चाचू ही बताएंगे कि हम पुण्य कमा रहे हैं या पाप। शिवाय ने भी एक आदमी के पैर पर गोली मारते हुए कहा, अभी चाचू को कौन बताएगा। दिव्यांश बोला, हाँ, जैसे चाचू को हमारे बारे में नहीं पता। अरे वाह, हमारे बाप के भाई हैं, हमारा छिपाना तक तो उन्हें पता चल जाता है। यहाँ तो हम धड़ाधड़ बुलेट चला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वरदान वंशिका को ढूंढता हुआ शिवाय के बताए हुए एक हॉल में चला गया, जहाँ बहुत सारे सेल और उसमें बहुत सारे आदमी बंद थे। वरदान ने एक तरफ से उन सेल के लॉक पर फायरिंग करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे वह सारे 14 सेल खुल गए। वरदान ने सब सलाखों का गेट खोलते हुए कहा, आप सब आज से आजाद हैं, जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। उन सेल में बहुत सारे आदमी थे, सबकी उम्र करीब 35 से 45 साल तक की थी। सब निकल कर वहां से भाग गए। वरदान ने एक एक करके सेल चेक कर लिया, लेकिन उसे वंशिका कहीं नहीं मिली। अब वरदान का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे लग रहा था कि कहीं रणविजय सिंह ने वंशिका के साथ कुछ कर ना दिया हो। वरदान उस हाल से निकलकर आगे गया तो वहां भी एक बड़ा सा कमरा था। वरदान ने कमरे में नजर दौड़ा कर देखा तो उस कमरे के आधे हिस्से में सलाखें बनी हुई थी और उन सलाखों के उस पार एक औरत जमीन पर बेसुध सी पड़ी थी। उसके चेहरे पर बाल आए हुए थे, उसके बराबर में एक मटका रखा हुआ था और उसके पैरों में बेड़ियां जकड़ी हुई थी। उस औरत को देखकर वरदान समझ गया कि हो ना हो यही उसकी वंशिका है। वंशिका की यह हालत देखकर वरदान की आंखों से एक आंसू गिर गया। वरदान के कानों में एक आवाज गूंजने लगी, वंशिका, मैं तुम्हें हमेशा अपने दिल में रखूंगा। वंशिका, तुम्हें हमेशा अपने सीने में छुपा कर रखूंगा। तुम्हें तो मैं जमीन पर पैर भी नहीं रखने दूंगा। वंशिका, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। और अब वरदान सिंह रजावत तुमसे वादा करता है, वरदान हमेशा तुम्हें अपने सीने में समेट कर रखेगा। वरदान ने एक गहरी सांस ली और सेल का ताला भी तोड़ दिया और फिर वंशिका के पास गया। वरदान ने अपनी बंदूक साइड में रखी और वंशिका के चेहरे से बाल हटाकर देखा। वंशिका का चेहरा बहुत मुरझाया हुआ था, वंशिका की आंखों में दर्द था। वरदान ने वंशिका को देखकर वंशिका के चेहरे को अपने सीने से लगा लिया और बोला, वंशिका, तुम ठीक हो। वंशिका कुछ नहीं बोली। वंशिका तो हैरानी से वरदान को देखती रही। तभी वहां सिवाय दिव्यांश और सौर भी आ गए। सौर जल्दी से वंशिका के पास गया और उसके पैरों की बेड़ियां खोलने लगा। वंशिका तो सौर को भी हैरानी से देख रही थी। वंशिका का चेहरा इतना पीला पड़ा हुआ था कि उसकी खूबसूरती कहीं गायब हो गई थी। वंशिका शरीर से भी बहुत कमजोर हो गई थी। वंशिका को समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। तभी शिवाय ने कहा, ससुर जी जल्दी कीजिए, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। इतने में सौर ने जल्दी से वंशिका के पैरों की बेड़ियां खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह बेड़ियां खुल ही नहीं रही थी। शिवाय दांत पीसकर कहा और दिव्यांश ने अपनी गन निकाली और उस बेड़ियों पर शूट कर दिया और अगले ही पल वह बेड़ियां खुल गई। वरदान ने अगले ही पल वंशिका को गोद में उठा लिया और चारों उस खतरे से बाहर आने लगे। वरदान वंशिका को लेकर खंडहर से बाहर आने लगा। सिवाय शौर्य और दिव्यांश वरदान को कवर कर रहे थे। जो भी रास्ते में आता सिवाय उसे गोली मारकर सामने से हटा देता। चारों को वंशिका सही सलामत बेसमेंट के रास्ते से राजपूत हवेली ले आए और वंशिका को वरदान की गोद में सो गई थी। उसे तो होश भी नहीं था कि वह कहाँ और किसके साथ जा रही है। राजपूत हवेली से निकलकर वरदान वंशिका को लेकर रजावत हाउस आ गया। अगले ही पल वंशिका बेड पर लेटी हुई थी। वंशिका अभी बेहोश थी। वरदान वंशिका के पास ही बैठा हुआ था। एक लेडी डॉक्टर वंशिका का ट्रीटमेंट कर रही थी। वंशिका को ग्लूकोज चढ़ रहा था। वरदान ने आधे घंटे में पूरी डॉक्टर की टीम का अरेंजमेंट कर दिया था जो वंशिका को ट्रीट कर रही थी। वरदान का एक एक पल मुश्किल से गुजर रहा था। वह बस वंशिका को ठीक देखना चाहता था और वंशिका पिछले 4 घंटे से बेहोश थी। शिवाय ने वरदान की हालत को समझते हुए कहा, ससुर जी सब ठीक हो जाएगा। सासू माँ मिल गई ना, ठीक भी हो जाएंगी। वरदान ने हाँ में गर्दन हिला दी। वरदान ने वंशिका का हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। एक सेकंड के लिए भी वरदान वंशिका से दूर नहीं हुआ।
डॉक्टर ने कई बार वरदान को वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन वरदान ने जाने से इनकार कर दिया। चारों ही इस वक्त वंशिका के कमरे में थे। 2-3 गार्ड भी उसी कमरे में थे। तभी एक मेड ने आकर कहा, सर बाहर मिस्टर रघुवंशी आए हैं। यह सुनते ही वरदान ने कमरे में नजर घुमाई तो शिवाय और दिव्यांश गायब हो चुके थे। शिवाय और दिव्यांश को वहां ना देखकर वरदान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जो ना के बराबर थी। वरदान को समझते देर नहीं लगी कि अब हर्षवर्धन अपने भतीजे से सवाल जवाब करेगा। वरदान वंशिका के पास से जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उम्मीद भरी नजर से शौर्य को देखा। शौर्य ने कहा, अंकल आप टेंशन मत लीजिए, चाचू के पास जाकर मैं बैठ जाता हूँ। शौर्य कमरे से निकलकर सीधा सिटिंग एरिया में आया, जहाँ हर्षवर्धन हीर के साथ बैठा हुआ था। हर्षवर्धन ने शौर्य को देखकर कहा, अब कैसी है तुम्हारी बुआ? शौर्य ने कहा, जब से आई हैं तब से बेहोश हैं। हर्षवर्धन बोला, क्या मैं तुम्हारी बुआ से मिल सकता हूँ? शौर्य ने हाँ में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन और हीर दोनों ही वरदान के कमरे में चले गए। हीर और हर्षवर्धन थोड़ी देर तक उस कमरे में बात करते रहे। उसके बाद हर्षवर्धन फिर से हीर के साथ सिटिंग एरिया में आ गया। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश दृष्टि के कमरे में आ गया। दृष्टि अब तक नींद से जाग चुकी थी। दिव्यांश आया और उसने दृष्टि के पास लेटते हुए बोला, दृष्टि चाचू आएंगे तो कह देना मैं रात भर सोया नहीं हूँ, थका हुआ हूँ। दृष्टि को ठीक से कुछ समझ नहीं आया। दृष्टि ने कहा, क्या हुआ है दिव्यांश, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? दिव्यांश ने कहा, सिकन जी जितना कहा है उतना करो, बाकी बातें बाद में बता दूंगा। भूकंप भी आए लेकिन मुझे जगाना मत, समझी? इतना कहकर दिव्यांश दृष्टि के पास ही लेटकर झूठ मूठ का सोने का नाटक करने लगा। वहीं दूसरी तरफ शिवाय भी अपने कमरे में आया। उसने देखा वहां आर्या नहीं थी, शायद वह नहाने गई थी। शिवाय के दिमाग की बत्ती जल गई। उसने आर्या की कुछ चूड़ी अपने कमरे में पकड़ी और वह चुपचाप रिलैक्स होकर अपने कमरे में बैठ गया। तभी बाहर से उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। शिवाय शिवाय को समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो चाचू उसके कमरे की तरफ ही आ रहे हैं। शिवाय ने जैसे ही महसूस किया कि चाचू उसके कमरे में आ रहे हैं, शिवाय ने दीवार की तरफ देखकर डायलॉग मारते हुए कहा, छुई मुई तुम्हें मेरा किस करना अच्छा नहीं लगता? तुम मुझसे इतनी दूर क्यों रहती हो? प्लीज छुई मुई मुझे अपने करीब आने दो। तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। चाचा चाची को साथ में देखता हूँ तो मेरे मन में भी अरमानों की बाढ़ आ जाती है। सिवाय यह सारी बातें हवा में ही कर रहा था, क्योंकि वह जानता था अगर चाचू ने इसमें से एक बात भी सुन ली तो वह कमरे में नहीं आएंगे। सिवाय ने फिर से दीवार की तरफ देखकर कहा, प्लीज छुई मुई एक किस दे दो ना, एक किस ही तो मांग रहा हूँ, प्लीज छुई मुई। सिवाय के हाथ में आर्या की जो चूड़ियां थी उसे वह जानबूझकर खनकाने लगा, ताकि चाचू को बिल्कुल यकीन हो जाए कि वह आर्या के साथ ही वक्त बिता रहा है और वह उस कमरे से चले जाएं। तभी आर्या वॉशरूम से बाहर आई। आज आर्या ने एक स्काई ब्लू कलर का फ्रॉक सूट पहना हुआ था। उसने शिवाय को देखा तो उसे शिवाय की पीठ नजर आ रही थी। आर्या शिवाय को ऐसी हरकत करते हुए देख रही थी। आर्या को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि शिवाय खुद में ही क्या बड़बड़ा रहा है। आर्या शिवाय की तरफ बढ़ने लगी, तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। आर्या ने टेबल पर रखा हुआ अपना फोन देखा और फिर कमरे के बाहर चली गई। कमरे के बाहर हर्षवर्धन सच में शिवाय की बातों में आकर वापस जा रहा था। तभी आर्या ने हर्षवर्धन को देखा और आगे बढ़कर उसके पैर छू लिए। आर्या को अपने सामने देखकर हर्षवर्धन के दिमाग की भी बत्ती जल गई। हर्षवर्धन को समझते देर नहीं लगी कि शिवाय नौटंकी कर रहा है। हर्षवर्धन ने आर्या से कहा, चलो आर्या तुम आज मेरे लिए मेरा फेवरेट नाश्ता बना दो, मैं अभी आ रहा हूँ। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और चली गई। हर्षवर्धन वापस से शिवाय के कमरे की तरफ आने लगा। सिवाय अब भी अपने में ही बड़बड़ा रहा था, प्लीज छुई मुई एक किस दे दो ना, देखो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। जल्दी से हमारी शादी हो जाए, फिर मैं कभी भी तुम्हें इस घर में नहीं आने दूंगा। एक किस दे दो ना। तभी उसे दूर से आवाज आई, दे दो छोटी बहू, एक किस दे दो, बहुत देर से मांग रहा है। यह सुनते ही सिवाय ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसे भी समझते देर नहीं लगी कि उसकी चोरी उसके चाचू के सामने पकड़ी गई। शिवाय ने किसी मासूम बच्चे की तरह नजर उठाकर अपने चाचू को देखा और हर्षवर्धन उसे सुलगती हुई आंखों से देख रहा था।
हर्षवर्धन ने दांत पीसते हुए कहा, तुम जो करते हो सही करते हो, लेकिन हमेशा उल्टे रास्ते क्यों इस्तेमाल करते हो? तुम मुझे बता भी सकते थे, लेकिन खुद ही सर्जिकल स्ट्राइक करने चल देते हो। सिवाय तो आंखें झुकाए हुए चुपचाप खड़ा हुआ था। हर्षवर्धन ने फिर से कहा, पहले उल्टे काम करते हो और फिर मेरे सामने मासूम बच्चे की तरह सिर झुकाकर खड़े हो जाते हो। एक हुआ तुम्हारा दिव्यांश तुमसे इतना लड़ता है, लेकिन तुम्हारे हर उल्टे काम में तुम्हारा साथ देता है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, मुझे बता कर जाते तो क्या मैं तुम्हें मना कर देता? रजावत साहब ने तुमसे एक बात नहीं पूछी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जब तुम जानते थे कि वंशिका जी उस खंडहर में कैद हैं, तो तुमने इतनी देर क्यों लगाई? सिवाय धीरे से बोला, वह मुझे कल ही कन्फर्म हुआ है, इसलिए मैं कल ही चला गया। तभी हीर कमरे में आकर बोली, ए जी, दिव्यांश भैया तो पूरी रात जागे हैं, वह सो रहे हैं। हर्षवर्धन ने हीर की बात सुनकर अपने सिर पर हाथ मार कर कहा, ओ जी, तुम इतनी मासूम क्यों हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यह सब तुमको पागल बना देंगे, और तुम बन भी जाती हो। ओ जी, वह कोई सो नहीं रहा है। हर्षवर्धन ने फिर अपना फोन निकालकर दिव्यांश के फोन पर कॉल किया। दिव्यांश ने डर के मारे फोन रिसीव नहीं किया। हर्षवर्धन ने फिर दृष्टि के फोन पर कॉल किया। दृष्टि के पास कीपैड वाला फोन था, इसलिए उसने रिसीव कर लिया। हर्षवर्धन ने कहा, दृष्टि बच्चा, तुम ठीक हो? दृष्टि बोली, जी चाचू, ठीक हूँ। हर्षवर्धन ने कहा, दृष्टि फोन स्पीकर पर डालो। दृष्टि ने फोन स्पीकर पर डाल दिया। हर्षवर्धन ने गुस्से में कहा, दिव्यांश, अगर तुम 2 मिनट के अंदर सिवाय के कमरे में नहीं आए तो मैं तुम्हारी शादी 2 महीने पीछे खिसका दूंगा। यह सुनते ही दिव्यांश की आंख खुल गई और वह हवा की स्पीड से भागता हुआ सिवाय के कमरे में आ गया। दिव्यांश जिस स्पीड से भागता हुआ कमरे में आया था, उसके हाथ में ब्लैंकेट भी था, जिसे वह जल्दी जल्दी से अपने साथ ही ले आया। दिव्यांश को देखकर हर्षवर्धन की भौहें तन गई। फिर उसने हीर से कहा, हीर, तुम अब यहाँ से जाओ। हीर जाने लगी तो दिव्यांश ने हीर के आगे आकर कहा, नहीं सिंड्रेला चाची, इस कहर से आप ही हमें बचा सकती हो, प्लीज हमें छोड़कर मत जाओ। हर्षवर्धन ने दिव्यांश को घूर कर देखा और दिव्यांश आराम से हीर के सामने से हट गया। हर्षवर्धन ने फिर से कहा, जाओ आर्या के साथ नाश्ता तैयार करवा दो, हम अभी आ रहे हैं। हीर जाने लगी और फिर पलट कर बोली, ए जी, बच्चे हैं, ज्यादा मत डांटना। हर्षवर्धन ने मुस्कुराकर कहा, ओ जी, मुझे पता है इन बच्चों को कैसे ठीक करना है, तुम जाओ मेरे लिए नाश्ता तैयार करो। सिवाय अपनी आदत से मजबूर कमेंट पास करता हुआ बोला, यह देखो ए जी ओ जी से कितने प्यार से बात करते हैं, और एक हम हैं, हमें तो जैसे खाने को दौड़ते हैं। हर्षवर्धन ने गुस्से में सिवाय को देखा और सिवाय ने फिर से अपनी गर्दन लटका दी। हर्षवर्धन ने फिर दिव्यांश को देखकर कहा, यह पागल है, लेकिन तुझे तो मैं बहुत समझदार समझता हूँ। तू इसके पागलपन में कैसे आ गया? जो तुमने किया वह ठीक किया, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें और लोगों को लेकर जाना चाहिए था? लेकिन नहीं, चोरों की तरह हीरो बनकर यहाँ से वहां चले गए। मुझे तो यकीन नहीं आता। वरदान साहब, तुम लोगों की बातों में आ कैसे गए? उन्होंने तुम्हें नहीं कहा कि सिवाय बॉडीगार्ड को लेकर चलते हैं? इस पर सिवाय ने अपने सिर पर हल्का खुजलाते हुए कहा, उन्होंने तो कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। हर्षवर्धन ने सिवाय के सिर पर टैप करते हुए कहा, तेरा यह इतना छोटा सा दिमाग इतना चलता क्यों है? सिवाय हल्की सी आवाज में बोला, चाचू, जब से आए हो तो मुझे ही डांट रहे हो, थोड़ा दिव्यांश को भी तो डांटो। दिव्यांश को तो आप भूल ही गए। दिव्यांश ने कहा, यार, एक तो साथ दे रहा था, ऊपर से तू बड़ा एहसान फरामोश है। हर्षवर्धन ने फिर दिव्यांश को देखकर कहा, डर नहीं लगा तुम्हें? अगर कोई बॉडीगार्ड साथ में ले जाते तो कौन सी बड़ी आफत आ जाती? दिव्यांश और सिवाय दोनों सिर झुकाकर खड़े थे और हर्षवर्धन ने उन दोनों को बहुत डांटा। हर्षवर्धन को कहीं ना कहीं दोनों पर प्राउड फील भी हो रहा था, लेकिन चाचू होने के नाते उसे डर भी था कि कहीं उसके बच्चों को कुछ हो जाता तो। हर्षवर्धन डांट कर थक गया और उसे खांसी आने लगी। तभी दिव्यांश ने पास रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और हर्षवर्धन को पास किया। सिवाय ने कंटिन्यू हर्षवर्धन की कमर को रब करते हुए कहा, बस चाचू, कितना डांटोगे, अपनी ही तबीयत खराब कर लोगे। दोनों ने अपने चाचू को एक सोफे पर बिठाया। पानी पीने के बाद हर्षवर्धन ने कहा, तो मुझे इतना परेशान क्यों करते हो? सिवाय ने कहा, परेशान कहाँ कर रहे हैं, हम तो कितना महान काम करके आए हैं।
जो काम ससुर जी इतने सालों में नहीं कर पाए वह हमने कुछ घंटों में ही कर दिया। हर्षवर्धन ने शिवाय के सिर पर मार कर कहा, मैं यह पूछ रहा हूँ मुझे बता कर क्यों नहीं गए। दिव्यांश ने कहा, छोड़ो ना चाचू, कब से तो डांट रहे हो, अब बात को यहीं खत्म करते हैं, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। हर्षवर्धन ने घूर कर दिव्यांश को देख कर कहा, तुम हर बार यही बात करते हो और हर बार यही बात रिपीट करते हो। थोड़ी देर तक चाचा भतीजा ने बात की। भतीजे ने बड़ी मुश्किल से अपने चाचा को समझा बुझाकर शांत किया और फिर सब डाइनिंग टेबल पर आकर नाश्ता करने लगे। डाइनिंग टेबल पर सब नाश्ता कर रहे थे और शौर्य सबको अच्छे से अटेंड भी कर रहा था, उन सबको स्पेशल अटेंशन दे रहा था। हर्षवर्धन ने शौर्य की तरफ देखकर कहा, शौर्य, रजावत साहब नाश्ता नहीं करेंगे। इस पर शौर्य ने कहा, नहीं, जब से बुआ घर आई हैं तब से अंकल उन्हीं के पास हैं, एक सेकंड के लिए भी उनके पास से नहीं उठे, हाथ पकड़े उन्हीं के पास बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ वरदान अभी वंशिका के पास ही था। वंशिका सो रही थी, वरदान अभी वंशिका का हाथ पकड़े चेयर पर बैठा हुआ था। तभी वरदान ने डॉक्टर की तरफ देखकर पूछा, वंशिका कब तक ठीक होगी। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर वरदान, या तो उनके होश में आने पर ही पता चलेगा, फिजिकल काफी कमजोर हैं, होश में कब तक आएंगी। वरदान ने वंशिका का चेहरा देखकर पूछा। डॉक्टर ने कहा, आज शाम तक वह होश में आ जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ रणविजय सिंह राणा अपने आदमियों पर चिल्ला रहा था। रणविजय सिंह राणा ने चिल्लाते हुए कहा, 4 आदमी आए और वंशिका को लेकर चले गए और तुम इतने सारे आदमी उसे रोक नहीं पाए। कितने ही सालों तक मैंने वंशिका को कैद में रखा लेकिन किसी को हवा भी नहीं लगी, लेकिन तुम लोगों की लापरवाही की वजह से शिवाय और वरदान उसे लेकर चले गए। क्या करेगा रणविजय सिंह राणा? क्या राजवीर रूही को डाइवोर्स देगा? क्या होने वाला है आगे, दोस्तों जानने के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।